तो आज से हम लोग 10वां क्लास का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज से शुरू करेंगे और कंटिन्यू क्लास चलेगी, ठीक। तो आइए देखते हैं 10वां का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक। तो वास्तविक संख्याएं को जानने से पहले हमें 5 संख्याओं को जानना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से पहला संख्या है हमारा प्राकृतिक संख्या। यदि इन 5 संख्याओं को हम लोग जान लेंगे तो वास्तविक संख्याओं को बड़े ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहला संख्या, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे जो हमारा 1 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से करके कहाँ तक जाएगी? अनंत तक, ठीक है। उसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, ठीक। देखते हैं अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो पूर्ण संख्या भी इसी तरह से है। पूर्ण संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो हमारा 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह डॉट डॉट ले करके अनंत तक, ठीक। ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब देखते हैं 3 नंबर में पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक। 3 नंबर में क्या है? पूर्णांक। देखेंगे हम लोग 3 नंबर में कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक यही दोनों का समूह है, ठीक है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या का है समूह। नहीं, समूह इसे हम लोग नहीं बोल सकते। ये पूर्ण संख्या में, ये प्राकृतिक संख्या में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं और पूर्ण संख्या में 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, जबकि ये पूर्णांक में नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं -5। यहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ से माइनस से लेकर के ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे -5 है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, 4, लास्ट में 5 लिख देते हैं। यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। इसी तरह इधरों चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक, और इधरों चलते रहेगा माइनस की ओर अनंत तक। अब देखते हैं 4 नंबर में हमारा आता है परिमेय संख्या। क्या आता है 4 नंबर में? परिमेय संख्या। क्या आता है 4 नंबर में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बहुत ही आसान है। वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डजंट इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वैसे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब p और q क्या है? p और q हमारा पूर्णांक है। p क्या है? हमारा पूर्णांक है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और q भी हमारा क्या है? ये भी पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है, लेकिन 0 q के बराबर नहीं होना चाहिए। p के बराबर रहेगा चलेगा, लेकिन ये q के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तब इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे जितने भी संख्या हैं, मान के चलिए हो गया हमारा 1/2। देखो ये हमारा p/q के रूप में है, और लेते हैं
3/2, ये भी हमारा p/q के रूप में है। इसी तरह से यदि हम लोग जीरो को भी कहेंगे तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ देख सकते हैं कि q हमारा जीरो नहीं है, p जीरो है लेकिन q हमारा बटा वाला जीरो नहीं है, इसलिए जीरो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से 1, -1, जितने भी नंबर है प्राकृतिक में, जितने भी नंबर है प्राकृतिक संख्या में सभी परिमेय संख्या होगा, और पूर्ण संख्या में भी जितने भी नंबर हैं सभी परिमेय संख्या होगा। यानी कि पूर्णांक में जितने भी है सब क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन सिर्फ q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक कि ये जो हमारा दशमलव वाला संख्या रहता है, जैसे ये इसको 0.2 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटाएंगे, नीचे 10 दे देंगे, हो जाएगा 2/10, बोले तो 1/5 क्या है, p/q के रूप में है। तो दशमलव वाला संख्या भी हमारा परिमेय संख्या है। इसी तरह से देखते हैं 5वां नंबर में अपरिमेय संख्या। 5 नंबर में क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, इसी का उल्टा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे, p/q के रूप में जिसे हम लोग लिख सकते हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, और अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहेंगे जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब सोचेंगे कि भाई ये सब कौन नंबर है जो इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो रूट में जितने भी नंबर्स हैं, √2, √3, पाई, ये सब हमारे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया p और q क्या है, पूर्णांक है, और √2, √3 ये सब पूर्णांक नहीं है। माइनस वाले नंबर्स हैं, ठीक है, माइनस वाले नंबर्स हो सकते हैं, प्लस वाले भी नंबर होंगे, जीरो भी हो सकता है, यहाँ तक कि दशमलव वाला भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक, इसका जो, और पाई भी नहीं होगा इसका भी। ये पाई का जो वैल्यू है, ये क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जिसे हम लोग जनरली मानते हैं 22/7। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि वो p/q के रूप में है। लेकिन ये पाई, इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहता, जहाँ जैसा सिचुएशन रहता है उसके अनुसार से ये चेंज हो जाता है इसका वैल्यू, इसलिए पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो समझ में आ गया अपरिमेय संख्या क्या है। अब आता है हमारा 6ठा नंबर में। पहले ही हम बोले थे आपको कि वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें 5 संख्याओं को समझना पड़ेगा, जिसमें से हम लोग पहला देखें, क्या है पहला, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, वो हमारा है पूर्ण संख्या। ठीक, उसके बाद 3 नंबर में आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या, इधर 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, ये -इन्फिनिटी तक जाए मतलब माइनस की ओर अनंत तक, और +इन्फिनिटी तक जाए 0 से लेकर के मतलब प्लस की ओर अनंत तक, 0 से प्लस की ओर अनंत तक। अब परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसे संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या है वैसा संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि उदाहरण हमने दिखा दिया, √2, √3, पाई इत्यादि। अब आता है सबसे लास्ट, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या ये क्या होते हैं, आखिर कहते क्या किसको है वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जानते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सिर्फ परिभाषा से नहीं, इसको ये थ्योरी में लिख दिए, इसको नहीं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ये सब को प्रयोग करके। ठीक है, जैसे हमने देखा कि परिमेय संख्या में ये तीनों आ जाता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगा हमारा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर तीनों आ जाएगा, मतलब तीनों संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक, अब अपरिमेय ये तीनों से अलग है, तो हमने देख लिया कि अपरिमेय संख्या क्या क्या है। अब जो हमारा सबसे लास्ट में जिसका ये चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम लोग देख लिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ये तीनों संख्याओं को तो हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तीनों संख्या हमारा परिमेय संख्या हो सकती है और ये अपरिमेय संख्या भी इसमें शामिल है। मतलब यहाँ से ये हम लोग जितने भी 500 संख्याएं पढ़ें, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये पांचों को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी नंबर से, नंबर लाइन में जितने भी नंबर से, सभी को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक, संख्या रेखा, नंबर लाइन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या रेखा। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक संख्या समझने वाला ख़त्म हो गया। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दो और टॉपिक है, एक ठो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है और एक ठो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो आइए दोनों को देखते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन ये प्रमेय का। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक, देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे करते हैं। ठीक, समझते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको देखते हैं। तो ये कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा है, हम लोग तो इसका नाम जानते ही हैं, भागा वाला है। यहाँ जो भागा हम लोग देते हैं उसमें से ये जो सबसे बड़ी संख्या रहती है बीच वाली, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। जिससे हम लोग भागा देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। और जो हमें भागा देने के बाद प्राप्त होता है रिजल्ट, उसको हम लोग भागफल कहते हैं। ठीक, और जो यहाँ कुछ बच जाता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग ये से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, और इसको क्यू से, और इसको आर से। ठीक, देख लिए। तो इसको हम लोग जानते ही हैं कि हमारा भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ क्या? जोड़ शेषफल। भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है भाज्य बराबर। तो जो जो हम लोग सिंबल दिखाए उसको यहाँ रख देंगे। जैसे भाज्य को हम लोग ये से डिनोट किए हैं, तो ये बराबर भाजक को बी से, बी गुना
भागफल को क्यू से, क्यू जोड़ शेषफल को आर से, ठीक है, ये होता है। यदि इसको हम लोग अच्छा से सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, ये हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे हम लोग एक ही उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई नंबर है 13, ठीक है, इससे हम लोग 3 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा, हमारा शेषफल 1 बच जाएगा। यदि इसे हम लोग फॉर्मूला में बैठाते हैं तो कैसे बैठाएंगे, ये हमारा क्या है 13 बराबर, जिसे भाज्य है 13 बराबर भागफल, ये भाजक गुने भागफल, तो भाजक क्या है 3 है, भागफल क्या है 4 है, जोड़ शेषफल, ठीक है। इसे देख सकते हैं, ये बराबर यानी कि 13 बराबर क्या हो जाएगा, बी गुना ये क्यू मतलब भागफल जोड़ शेषफल मतलब आर, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला में इसको हम लोग बैठा दिए। तो हम लोग को इस फॉर्मूला के ज़रिए भागा नहीं निकालना है बल्कि HCF निकालना है, ठीक है। तो इससे हम लोग HCF कैसे निकालते हैं वो समझेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं, कोई संख्या हमारा 26 है और इसे हम लोग 3 से भागा देंगे, ठीक। यानी भाग विधि द्वारा निकालेंगे और इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो कितना, ये 7 बार में देते हैं तो 8 बार में देंगे, ठीक है। 3 सठी कितना, 3 अठी कितना हो जाएगा 24, हमारा शेषफल बचेगा 2। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा क्या है 26 बराबर बी क्या है 3, बी हमारा 3 है, गुना क्यू क्या है 8, जोड़ क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अगर हम लोग शेषफल को भाजक बना लेंगे और भाजक को भाज्य बना लेंगे, एक बार में 2, शेषफल कितना आएगा 1। अगर 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 जोड़ 1, फिर से हम लोग शेषफल को भाजक बना लेंगे और जो यहाँ आया था हमारा शेषफल उसको भाज्य बना देंगे, कितने बार में 2 बार में, सब खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा भाज्य 2, भाजक 1, भागफल 2, जोड़ शेषफल कितना 0। ये हम लोग क्रॉस का साइन लिए, इसका मतलब क्या है 0, हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग HCF निकालेंगे इस मेथड से, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक है उसको देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ आप लोग सोचिएगा कि यूक्लिड विभाजन ये प्रमेय का लिख के यहाँ क्या क्या लिख दिया है और हम किस तरह से बताएं कैलकुलेशन करके। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में है, यहाँ बोल रहे हैं निम्नलिखित लोक पहेली पर विचार कीजिए। मतलब कहानी नहीं, पहेली है ये, ठीक है। इसमें से बोलता है कि एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा है। एक ठो व्यापारी है जो सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा है। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, उसने विक्रेता से वक युद्ध प्रारंभ कर दिया। मतलब एक आलसी आदमी था जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था, वो उससे बातचीत वाला लड़ाई शुरू कर दिया और इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता पंचायत को बुलाया और पंचायत से कहा क्या उस व्यक्ति से अंडे टूटने का मूल्य देने को कहो, ठीक है। पंचायत से क्या कहा विक्रेता ने कि उस व्यक्ति को अंडे टूटने का जो मूल्य होता है, जो अंडे का मूल्य है उसको देने को कहो। तो
तो पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। देखो क्या कहा है, दो दो गिनने पर एक बचेगा। क्या क्या बोला है उसने, विक्रेता ने, दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, छः छः गिनने पर तीन तीन, ये पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे। ठीक है, सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। फिर बोलता है टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस पहेली को समझते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, ये दो दो गिनने पर कितना बचेगा, एक बचेगा। तो उसका कहने का मतलब है कि हम लोग ये मान लेते ये है, ठीक है, ये अंडा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो अंडा हमारा है वो दो दो गिनने पर, यानी कि दो को दो बार गिन रहा है, तो दो को दो बार में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो गुने दो। ठीक है, गिनने पर हमारा कितना बचेगा, एक। मतलब यहाँ जो हमारा भाजक रहेगा वो दूर रहेगा। ठीक है, दूर रहेगा, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट में लिखना चाहेंगे तो दो क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। समझे, ये बराबर दो क्यू प्लस आर। तो क्या बोला है, दो दो गिनने पर एक बचेगा। तो हम लोग यदि ये दो से दो को भागा देंगे तो एक बचेगा। तो ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये का वैल्यू, यानी कि दो दो दूनी चार और एक पाँच। तो ये पहले फर्स्ट पहले का आंसर ये है। फिर बोल रहे हैं तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, मतलब तीन तीन वो दो बार गिनेगा, तीन गुने दो। ठीक है, कितना, और कितना बचेगा शेषफल, बोल रहे हैं तीन तीन गिनने पर दो बचेगा, यहाँ दो लिखेंगे। ठीक है, कितना हो जाता है, तीन दूनी छः और दो आठ, मतलब इसका आंसर है आठ। फिर 3 नंबर में क्या बोलते हैं, चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, मतलब चार दो बार गिनेगा और बचेगा तीन, तो कितना हो गया, चार दूनी आठ और तीन है 11। फिर क्या बोलता है, पाँच पाँच गिनने पर चार बचेंगे, पाँच को दो बार गिन रहा है। ठीक है, पाँच पाँच गिनने पर कितना बचेगा, चार, शेषफल कितना, चार बचेगा। तो देखो ये पाँच दूनी 10 और चार 14। फिर बोलता है आगे, छः छः गिनने पर कितना बोलता है, छः छः गिनने पर पाँच बचेंगे, मतलब छः को दो बार गिनेगा तो शेषफल कितना बचेगा, पाँच। ये बोल रहे हैं, कहते हो गया छः दूनी 12 और पाँच 17। ठीक, फिर बोलता है सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, ये बोल रहा है, तो मतलब यानी कि सात सात दो बार गिनेगा, सात गुने दो, सात गुने दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब जीरो बचेगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, ये सात दूनी। तो ये है सारा पहेली का जवाब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पहेली को भी समझ लिए। अब अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक, तो अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देख लेते हैं किसे कहते हैं, उसके बाद बस हो जाएगा। तो देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का डेफिनेशन है कि उस विधि के चरणों को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टिप्पणी में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसको है। देखो टिप्पणी में लिखा है 1 नंबर में क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित है कि लोग प्रायः यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। समझ गए, टिप्पणी 1 में क्या बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा अंतरहीन है, मतलब अंतरहीन बोले तो
कुछ अंतर नहीं है। मतलब यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है हमारा, उसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्या कहते हैं। ठीक।